हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शर्ष पे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए मेंस का सेशन है। डे नंबर 24 है और देखते हैं आज के इस सेशन में क्या खास है। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट से टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। टू द पॉइंट पे आने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज मैं करना चाहूंगा। प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और अदर पीडीएफ और जीए क्विजेस वगैरह भी अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज क्या हो गया, 3 तारीख होगी ना आज, है ना। तो अगले हफ्ते से आपका स्टार्ट हो जाएगा पेपर। सो लास्ट फ्यू डेज की बात है। आज हम जो करने वाले हैं फ्लैट एंड फ्लोर पजल करेंगे विद वैकेंट। कोडेड ईयर पजल करेंगे, एकदम न्यू टाइप की पजल है, मजा आ जाएगा इसको करके, तो एकदम ही मजा आ जाएगा। और क्रिटिकल रीजनिंग आज हमने इंक्लूड करी है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये अपने सामने पहली पजल है जिसकी कंडीशंस आपके सामने लिखी है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ। 12% सी से लेके एन तक 5 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। 3 फ्लैट है, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एक्स वेस्ट में है वाई के, ये जो एक्स है वो वेस्ट में है वाई के, और जेड ईस्ट में है वाई के। देखो, वाई के ईस्ट में जेड और एक्स हो गया वेस्ट में वाई के, तो फ्लैट होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। लोअर नंबर 1 है, ये तो ठीक है, औपचारिकता है। द बिल्डिंग हैज 3 वैकेंट फ्लैट। बिल्डिंग में 12 फ्लोर, जैसे 5 फ्लोर है ना। 5 फ्लोर है, 3 फ्लैट है, तो 15 तो आपके कॉलम बन जाएंगे। अब 15 कॉलम में से आपको 3 वैकेंट बोला तो 12 लोग फिक्स हो जाएंगे। 3 वैकेंट फ्लैट है विच आर ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। एडजेसेंट फ्लोर का मतलब जैसे अगर 4 पे कोई एक वैकेंट फ्लोर है तो अब दूसरा होगा तीसरे पे और 5वें पे, मतलब एडजेसेंट मतलब कंजिक्यूटिव फ्लोर पे आपके वैकेंट फ्लैट आएंगे, ये कहना चाह रहा है। और एडजेसेंट फ्लोर पे हैं बट इन द डिफरेंट फ्लैट, लेकिन अलग अलग फ्लैट में सारे वैकेंट फ्लैट्स हैं। नो फ्लोर हैज मोर देन 1 वैकेंट फ्लैट। हर एक फ्लैट पे, हर एक फ्लोर पे एक ही वैकेंट फ्लैट आएगा। और बोला है इफ ए लिव्स इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव बी देन बोथ ए एंड बी आर लिविंग द सेम फ्लैट। यदि इमीडिएटली नीचे और इमीडिएटली ऊपर है तो दोनों सेम फ्लैट में ही रहते हैं, ऐसा बोला गया है। ये आगे की कंडीशन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, और टाइमर लगा लेना 8 से 10 मिनट का कि विद इन 8 to 10 मिनट्स ये सॉल्व हो जाए। पहली लाइन आपके सामने ये गई और इसका पहले हम अरेंजमेंट बना लेते हैं। 5 फ्लोर है ना, 5 फ्लोर है, 3 फ्लैट है। तो 5 4 3 2 1। एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगेन इसको ऐसे ही बना लेते हैं, एक्स वाई और जेड। 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, केस नंबर 2 नाम देते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। जे इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और वेस्ट में है उसके जो इमिडिएट बिलो है एन के। देखो, एन के जो जस्ट नीचे आएगा, है ना, उसके जे इवन नंबर फ्लोर और वेस्ट में है उसके जो इमिडिएट बिलो है एन के, तो एन के जो जस्ट नीचे है उसके वेस्ट में कौन है, जे। अब जस्ट वेस्ट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब इनके बीच में एक गैप भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। और जे जो आएगा इवन फ्लोर पे आएगा। इवन का मतलब है जे या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा। ये लाइन अपन को दे रखी है। फिर बोल रहा है जे 3 फ्लोर नीचे है के, तो 1 2 3, जे 3 नीचे हो गया के हु लिव्स इन द फ्लैट विच इज ईस्ट ऑफ वाई, और के उस फ्लैट में रहता है जो वाई के ईस्ट में है। नहीं नहीं नहीं, के हु लिव्स इन द फ्लैट विच इज ईस्ट ऑफ फ्लैट वाई। अच्छा, फ्लैट वाई के जो ईस्ट में फ्लैट है उसमें रहता है। तो के कंफर्म अपना जेड में आ गया, के कंफर्म जेड में आ गया। अब के 2 नीचे छोड़ के जे आएगा, तो 1 2, जे इन 3 में से नहीं आएगा। और जे खुद किसी के वेस्ट में, तो जे या तो यहां पे आएगा या जे अपना यहां पे आएगा और के अपना यहां आएगा। तो के देखो 2 4 पे आना, तो 2 पे आ गया। अब जे वेस्ट में है किसके, जो एन के जस्ट नीचे है, तो एन यहाँ आएगा, एन के जस्ट नीचे ये इसके वेस्ट में हो गया जे। अब एन यहां भी आ सकता है और एन यहां आ सकता है, तो इसका भी एक केस बना लेते हैं जल्दी से, और ताकि हमें कोई इश्यू नहीं हो फिर सॉल्व करते टाइम। एक्स वाई जेड 5 4 3 2 1, ठीक है। तो के वॉज कंफर्म ओवर हेयर, जे इज कंफर्म्ड ओवर हेयर, है ना। और जे वेस्ट में है जो एन के जस्ट नीचे, तो एन के जस्ट नीचे अगर ये हुआ तो जे वेस्ट हो गया, और एन के जस्ट नीचे ये हुआ तो अभी जे वेस्ट में हो गया। इस तरीके से 3 केसेस हैं, ये केस का नाम है 2A, केस नंबर 2A।
चलो, ये हो गई कंफर्म लाइन, ये हो गई कंफर्म लाइन। आई लिव्स इन द एडजेसेंट फ्लैट ऑफ के बट डज नॉट लिव ऑन द डिफरेंट फ्लोर। आई के एडजेसेंट फ्लैट में रहता है लेकिन डिफरेंट फ्लोर पे नहीं रहता। अब आई और के का एडजेसेंट फ्लैट यही बनेगा, और डिफरेंट फ्लोर नहीं है तो दोनों एक ही फ्लोर पे आएंगे और अगल बगल में बैठेंगे दोनों, ठीक है। एच नीदर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर नॉर लिव्स इन द फ्लैट वाई। एच जो रहेगा ऑड फ्लोर पे रहेगा, क्योंकि उसने बोला ना एच नीदर लिव्स ऑन इवन, इवन पे नहीं तो ऑड पे आएगा। नॉर लिव्स इन द फ्लैट पाई, और एच फ्लैट पाई में है नहीं, तो एच कहां पे आएगा, या तो फ्लैट एक्स में होगा या जेड में होगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। बट लिव्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू जी, लेकिन एच जो है साउथ ईस्ट में है जी से। अगर एच साउथ ईस्ट में है जी से तो एच कभी भी अपना एक्स में तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स तो किस सॉरी एच तो फिर कभी किसी का साउथ ईस्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एच अपना जो आएगा कंफर्म जेड में आएगा। एच किस में आएगा, कंफर्म फ्लैट जेड में आना है। अब एच अगर मैं फ्लैट जेड में यहां रखता हूं तो ऑड नहीं होगा, यहां ऑड होगा नहीं, तो ऑड ये बनेगा। इसमें 4 और 2 पे आ नहीं सकता, या तो 3 के इधर आएगा या 1 के इधर आएगा, है ना, कौन, एच। या तो एच इधर आएगा या एच इधर आएगा, और इस केस में 4 पे आएगा नहीं, 3 ऑलरेडी फिल्ड है, 2 पे आएगा नहीं, 1 पे यहाँ आएगा। तो इस केस में एच यहां भी आ सकता है और एच अपना यहां भी आ सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। अब वो जी के साउथ ईस्ट में तो जी अपना कहीं भी आ सकता है, एक्स और वाई में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह कहीं भी आ सकता है किसी भी केस में, ठीक है। आई लिव्स 2 फ्लोर अबव जी, आई 2 फ्लोर ऊपर है जी के, तो 2 फ्लोर ऊपर है जी के, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर, तो जी इन दोनों में से कहीं आएगा, है ना। और इसमें 2 फ्लोर ऊपर, तो जी कंफर्म यहाँ पे आएगा, जी के 2 फ्लोर ऊपर हो गया, और यहाँ पे जी इन दोनों में से कहीं पे आएगा। आई 2 फ्लोर ऊपर है जी के बट नॉट इन द सेम फ्लैट, लेकिन सेम फ्लैट में है नहीं, तो देखो आई और जी डिफरेंट फ्लैट, तो जी यहाँ जाएगा, और देखो आई और जी डिफरेंट फ्लैट, और यहाँ पे आ जाएगा जी, देखो आई और जी डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में कोई नहीं रहता, नो वन। अब यहां पे इस चीज से कंफ्यूजन मत होना, नो वन का मतलब ये नहीं हुआ कि एल अपना एक्स में ही आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एल वाई में आ जाए और उस इसके बगल वाला क्या हो, वैकेंट हो, तो तब भी कोई नहीं आएगा। तो इस चीज को काफी लोग क्या करेंगे, एक्स में रख देंगे डायरेक्ट एल को, ये सोच के, लेकिन ऐसा मत करना। ऐसा हो भी सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एल वाई फ्लैट में आ जाए और एल के लेफ्ट में कोई वैकेंट फ्लैट हो, और तब भी ये वाली लाइन फिक्स बैठेगी, ठीक है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, एल ऑड फ्लोर पे रहता है, और एल किस पे रहता है, ऑड पे, ऑड फ्लोर पे, विद डी, किसके साथ है, डी के साथ, तो एल और डी एक ही फ्लोर पे रहेंगे, एल और डी एक ही फ्लोर पे रहेंगे। अब एल और डी एक ही फ्लोर पे रहेंगे, यहाँ पे जी एच फिक्स है, जी एच फिक्स है। अच्छा, एच यहां से कैंसिल कर दूंगा ना फिर, एच यहां से हटा दो, और सब कुछ फिक्स है अपना। ये लाइन फिक्स हो गई है, ये लाइन फिक्स है, ये फिक्स है। अभी ये करना है एल के, एल के क्या बोला है, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में कोई नहीं है। अब एल और डी एक साथ आने हैं ऑड पे, एल और डी यहाँ पे आ सकते हैं, 3 पे आ नहीं सकते, एल और डी 5 पे आ नहीं सकते, तो एल और डी अपने ऐसे ही बनेंगे, और एल के वेस्ट में कोई नहीं आ रहा। यहाँ 3 पे आ नहीं सकते, 5 पे आ नहीं सकते, एल और डी अपने ऐसे ही बनेंगे। यहाँ 5 पे आ नहीं सकते, 3 पे आ नहीं सकते, एल और डी ऐसे ही बनेंगे, तो ये लाइन भी फिक्स हो गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए कि उसने वैकेंट भी कहा था, और वो क्या थे, कंजिक्यूटिव फ्लोर पे थे, एडजेसेंट फ्लोर पे वैकेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट में। तो तीसरे, अब देखो यहाँ पे अगर वैकेंट कोई हुआ, अगर यहाँ कोई वैकेंट हुआ, तो इसमें वैकेंट ये होना चाहिए और फिर वैकेंट ये होना चाहिए। अगर 4 पे वैकेंट हुआ तो 3 का वैकेंट तो यहीं आएगा, कंफर्म है, 3 का वैकेंट तो यहीं पे आएगा। अगर 5 से शुरू करूंगा तो 5 4 3 वैकेंट होगा, या फिर 4 3 2 वैकेंट होगा, तो 3 में तो वैकेंट यहीं पे बनेगा, कंफर्म है, ठीक है। और इसमें अगर वैकेंट देखूं तो 5 4 3 हो सकता है, या 4 3 2 हो सकता है, तो वैकेंट इसमें यहीं पे आएगा, ये भी कंफर्म है। और इसमें देखूं तो 5 4 3 वैकेंट होगा, या 4 3 2 वैकेंट होगा, तो मतलब इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है वैकेंट में, तो वैकेंट अपना यही होगा। अब देखा जाएगा कि 5 4 3 होगा या 4 3 2 फ्लोर होगा वैकेंट, 5 4 3 या 4 3 2, वो देखा जाएगा अभी आगे, है ना। फिर क्या था, ई लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एल बट नॉट इन द फ्लैट वाई, ई एल के एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है, एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है लेकिन फ्लैट वाई में नहीं, तो ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है। एल के एडजेसेंट फ्लोर यहाँ, लेकिन वाई में नहीं रहता, तो ई आएगा यहाँ पे। और एल का एडजेसेंट ये है लेकिन वाई में नहीं आएगा, तो ई आएगा यहाँ पे। इस केस में ई अपना यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ छोटू सा बना के, ई इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। वन ऑफ द वैकेंट फ्लैट इज 3 फ्लोर अबव डी, कोई एक वैकेंट फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर है डी की, तो 1 2 3, तो इनमें से कोई वैकेंट होगा, तो वैकेंट इन दो में से कोई होगा।
डी के 3 ऊपर 1 2 3, तो इनमें से कोई वैकेंट होगा इन दोनों में से, है ना। अब अगर इन दो में से कोई वैकेंट होगा तो ये भी यहाँ ठीक है हो सकता है, और 1 2, और ठीक है डी के 3 ऊपर वैकेंट आएगा, 1 2 कोई एक वैकेंट आएगा, देखेंगे। एंड इन द सेम फ्लैट वेयर एच लिव, और वो जो वैकेंट फ्लोर है ना, वो जो वैकेंट फ्लैट है वो एच के सेम फ्लैट में है। तो एच के सेम फ्लैट में 1 2 3 ये वैकेंट हो गया, एच के सेम फ्लैट में ये वैकेंट हो गया, डी के 1 2 3 ऊपर, लेकिन यहाँ तो ये दोनों सेम फ्लैट वैकेंट हो गए, तो ये केस हो गया गलत। यहाँ पे 1 2 3 एच के सेम फ्लैट में ही हो गया, तो अब या तो फ्लैट ये वाला वैकेंट कर नहीं सकता क्योंकि फिर दोनों सेम हो जाएंगे, तो फ्लैट आपको वैकेंट ये करना होगा। इस केस में आपका क्या होगा, ई इन दो में से कहीं आ सकता है, ठीक है, ये वैकेंट नहीं हो सकता लेकिन ये हो सकता है, और ये भी वैकेंट हो सकता है, ठीक है, होल्ड रखते हैं अभी। ये लाइन हो गई फिक्स, हटाओ इसको। सी वेस्ट ऑफ एम, सी एम के वेस्ट में और एम इमीडिएट अबव है वैकेंट फ्लैट के, देखो सी वेस्ट ऑफ एम और एम जस्ट ऊपर है किसके, वैकेंट फ्लैट के। अब सी वेस्ट ऑफ एम ऐसे बनेगा इस केस में, सी एम के वेस्ट यही एक जगह और कोई जगह है नहीं, और एम जस्ट ऊपर है वैकेंट के। यहां पे देखो सी सी यहाँ सी और एम ऐसे ही आ सकते हैं एक साथ, सी और एम ऐसे आ गए और एम जस्ट ऊपर हो गए वैकेंट के। अभी यहाँ पे ना ई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। एफ नीदर लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, एफ लोअर मोस्ट पे आएगा नहीं, नॉर फ्लोर नंबर 2, तो एफ तो वैसे भी लोअर मोस्ट पे नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, नॉर ऑन फ्लोर नंबर 2, और यहाँ पे एफ केवल 2 पे ही आ सकता है, एफ केवल 2 पे ही आ सकता है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया ये। ओहो सॉरी, तो यहाँ पे केस नंबर 2 भी गलत हो गया। अब एफ क्या होगा, फ्लोर 2 पे आएगा नहीं, तो एफ अपना यहीं पे आएगा, और अब वैकेंट ये हो गया, ये हो गया, अब ये ई यहां से यहीं रहेगा और ई यहां से गायब करना पड़ेगा, तभी एक और आपका वैकेंट बनेगा। और ई रहेगा यहाँ पे, ये आपका बनेगा अरेंजमेंट सही। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही बनाया होगा और ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, आप लोग ने आराम से इसको 7 से 8 मिनट में बना लिया होगा, ठीक है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोगों के सामने ये है, बहुत अच्छी पजल है, शानदार पजल है। 8 कपल्स गॉट मैरिड इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर है, 57 62 69 73 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। द मेल्स आर, कुछ मेल दे रखे हैं आई जे के एल एम एन ओ पी, और कुछ फीमेल दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। कुछ कोडेड डायरेक्शन दे रखे हैं कि डॉलर का मतलब है एक्स की शादी वाई से हुई, स्टार का मतलब है एक्स की शादी वाई से नहीं हुई। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई चेंज हो सकते हैं, जैसे आई और ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ग्रेटर का मतलब भी कुछ दे रखा है, सब सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब दे रखा है आपको, सब सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब दे रखा है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में दे रखा है, दोनों ही चीजें आपको दे रखी है इंग्लिश हिंदी में। फिर अगर मैं इसके बाद स्टार्ट करूं सॉल्व करना, तो मेरे को कंडीशंस दे रखी है, ये इनको सॉल्व करना है, तो मैं ना पहले ईयर्स को नोट डाउन कर ले रहा हूं और ईयर्स में मैं इन पर्सन को फिक्स करता रहूंगा आराम से प्यार से। तो 57 62 69, 57 62 69, 73 75, 81 84, 90। ठीक है जी, ठीक है। ये कॉलम बना दिया मैरिड कपल के लिए, इनमें मैरिड कपल आके अपने रहेंगे, जो करना है करेंगे वो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और इनकी कंडीशंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे करना है। मेल्स हैं आई जे के 11 ओ पी, फीमेल है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहां देखा है एन ग्रेटर सी, ग्रेटर का मतलब है कि वाई वॉज मैरिड, पीछे वाले का बोल रहा है, तो सी के लिए बोल रहा है सी वॉज मैरिड इमीडिएट आफ्टर एक्स, तो सी की शादी एन के जस्ट बाद हुई है, सी की शादी एन के जस्ट बाद हुई है, तो सी की शादी अगर एन के जस्ट बाद हुई है, सी की शादी एन के जस्ट बाद हुई है, तो सी और एन हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो सी वाई वॉज मैरिड इमीडिएट आफ्टर एन एंड वाई गॉट मैरिड मतलब ये दूसरा वाला पर्सन, तो दूसरा वाला पर्सन है सी, सी गॉट मैरिड इन ऑड नंबर ईयर आफ्टर 1974। 1974 के बाद ऑड ईयर कौन कौन सा है, एक तो 75 है तो सी यहाँ आ सकता है, 81 में आ सकता है, सी अपना इनमें से आ सकता है, सी इन दोनों में से आ सकता है अपना, ठीक है, सी इन दोनों में से आ सकता है। 74 के बाद ऑड ईयर 75 और 81 है। और उसने ये भी बोला कि वाई वॉज मैरिड इमीडिएट आफ्टर एक्स,
तो यहां पे आ जाएगा एन। राइट साइड पे मैं मेल को रखूंगा, लेफ्ट साइड पे फीमेल को रखूंगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो अपन को। ठीक है, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया अपना, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया। आगे देखते हैं। फिर एच एक्सक्लामेशन के। एक्सक्लामेशन का मतलब क्या है? कहाँ है भाई? ये क्या? इसका मतलब है टू कपल गॉट मैरिड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में दो आएंगे, तो एच और के बीच में दो आने चाहिए। अब एच और के बीच में दो आएंगे, तो इसका मतलब एच लड़की है, के लड़का है ना? तो एच लड़की और के लड़का है, इनके बीच में दो कपल आएंगे। दो कपल आएंगे, मेरे को नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन आएंगे, कहीं से भी लाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, के और एफ में देखते हैं, के और एफ में क्या चीजें हो सकती हैं। एट द रेट देखा है, एट द रेट का मतलब है एक्स वॉज मैरिड 6 ईयर आफ्टर वाई। तो के की शादी एफ के 6 साल बाद हुई। के की शादी एफ के 6 साल बाद, 6 ईयर्स। के की शादी एफ की 6 साल बाद, तो मतलब के और एफ भी शादीशुदा नहीं है। अब 6 साल बाद देखो, 57 से देखूंगा तो 6 से 57, 63 है नहीं। 62 में 6 करूंगा, 68 है नहीं। 69 में 6 करूंगा, 75 नहीं है। 73 में 6 करूंगा, 79 नहीं है। 75 और 6 81, ठीक है। 81 और 6 87 नहीं है, और 84 और 6 90। देखो 84 90 और 75 81, दो चीज है। तो अब ऐसा हो सकता है कि एफ की शादी सी से करा दूं, लेकिन एफ की शादी सी से करा नहीं सकती, दोनों लड़की लड़की हो जाएंगी, लड़की लड़की तो शादी कर नहीं सकती है ना। तो 84 90 होगा, तो एफ आएगा अपना यहाँ पे, ये बनेगी लड़की यहाँ पे, और एफ के बाद आएगा के आएगा यहाँ पे। बात समझ गए? इस केस में देखो, एफ की शादी एन से हो सकती है, और के की शादी सी से हो सकती है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ क्या है? लड़की, और एन क्या है? लड़का। और के क्या है? लड़का, सी क्या है? लड़की। तो इसमें क्या हुआ, केस नंबर 2 का एक नया रूप मैं बना दे रहा हूँ, 2A, जहां पे एन ऐसे कंफर्म है, सी कंफर्म है, 75 और 81। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एफ को मैं रख दूं यहाँ पे 84 में, और के को रख दूं मैं यहाँ पे। तो एफ के 6 साल बाद हो गई ये। सही करा है ना? के और एफ एट द रेट मतलब क्या है कि एक्स मैरिड 6 ईयर आफ्टर वाई। तो के मैरिड 6 ईयर आफ्टर वाई, तो सॉरी सॉरी, एफ, के मैरिड 6 ईयर आफ्टर एफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केस 1 2 और 3, ये हो गया पॉइंट। एच और के बीच में दो मैरिड कपल्स आएंगे, यही लाइन थी। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या था? टू कपल गॉट मैरिड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एच के में दो कपल आएंगे, तो एक और एक दो, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। अब एच और सी क्या हो गए? एच और के में दो मैरिड कपल आएंगे, तो एच और के में सी और एच तो दोनों लड़की हो गई। तो दोनों लड़की की शादी कैसे हो जाएगी? ये तो पाप हो जाएगा। तो केस नंबर 1 गलत है, केस नंबर 1 गलत है ना? क्योंकि एच और के में दो मैरिड कपल आने हैं, यहाँ देखना, एक और एक दो, एच आ जाएगा यहाँ पे। तो एच और एन क्या है? लड़की लड़के की शादी हो रही है। यहाँ देखो, एच और के में दो चाहिए मेरे को, तो के के नीचे नहीं आ सकता, एक और एक दो, एच नाम की लड़की यहाँ आ जाएगी। तो ये चीज गलत हो गई है, ये चीज गलत हो गई है अपनी। ठीक है। हाँ सही है ना? सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लड़की लड़की की शादी हो रही थी, इसलिए गलत है। ये दो में से कोई सही होगा। अब देखो, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब एच और आई को फिक्स करना है। एच और आई में क्या दे रखा है? कैप, मतलब ये वाला दे रखा है, अप कैप। तो मतलब एक्स वॉज मैरिड इमीडिएट बिफोर वाई। तो एच जस्ट पहले होगा आई से, एच जस्ट पहले होगा आई से, तो आई आएगा यहाँ पे, आई आएगा यहाँ पे, और आई लड़का भी है। और एच जस्ट पहले हुआ आई से, तो आई आएगा यहाँ पे, और आई लड़का भी है ना? तो आई और सी लड़का लड़की, इस तरीके से। अब ओ और ई में क्या देखा? डॉलर। डॉलर मतलब क्या है? एक्स वॉज मैरिड टू वाई, तो मतलब ओ का ब्याह हो गया ई से। अब ओ की शादी ई से हुई है, तो ये ओ और ई कहाँ पे आएंगे देखा जाएगा बाद में। ये भी हो गया फिक्स। ई और एम में परसेंट दे रखा है। परसेंट मतलब एक्स वॉज मैरिड 12 ईयर आफ्टर वाई, मतलब पहले वाले परसेंट लिखा है, पहला वाला 12 साल बाद हुआ है दूसरे के। तो ई 12 साल बाद हुआ है एम के, एम के 12 साल बाद कौन हुआ है? ई। तो एम के 12 साल बाद अगर ई हुआ है, तो 12 साल का गैप देखो ना, कहाँ मिला? 57 और 12 69 होगा, 57 और 12 69 हो जाएगा। 62 और 12 74 नहीं है। 69 और 12 81, हाँ है। ठीक है, इसमें दो बन रहा है, 57 69 या 69 81। लेकिन m के 12 साल बाद e है, अगर 69 में m को रखूंगा तो e तो 81 में आ ही नहीं पाएगा, तो 69 वाला कैंसिल। 73 में 12 जोड़ूंगा 85 नहीं है, और 75 में 12 जोड़ूंगा तो 87 नहीं है, और 81 में 12 जोड़ूंगा तो 93 नहीं है। तो 57 और 69 का बनेगा, तो m आएगा यहाँ पे। m क्या है? लड़का। और e क्या है? लड़की। तो e आ जाएगी यहाँ पे, m और e।
अब केस नंबर 2A में देखना 57 69 तो बन नहीं सकता, नहीं बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि अगर M को यहाँ रखा तो E आएगा यहाँ पे, और E और H लड़की लड़की शादी नहीं कर सकते। तो 62 में अगर 12 जोड़ूंगा 74 नहीं है, 69 में 12 जोड़ूंगा तो 69 और 2 71 81, हाँ 69 81 बन नहीं सकता, 69 और 81 बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों आ चुके हैं। 73 में 12 85, तो ये केस नंबर 2 है गलत, केस नंबर 2 है गलत। ठीक है, ये EM भी फिक्स हो गया। ओ की शादी ई से हो रही है तो ओ आ जाएगा यहाँ पे, ओ और ई की शादी हो गई। ठीक है, एम और बी, एम और बी में क्या है, कैप। अब कैप का मतलब एक्स वॉज मैरिड इमीडिएट बिफोर वाई, तो मतलब एम की जस्ट पहले हुई है बी से, एम की जस्ट पहले हुई है बी से, तो एम अगर ये के तो बी आ जाएगा यहाँ पे। तो एम की शादी बी से नहीं हुई, ये भी चीज क्लियर हो गई। ए और जे में एंड दे रखा है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब एक्स वॉज मैरिड 11 ईयर बिफोर वाई। तो ए की शादी 11 साल पहले हुई है जे से, ए की शादी 11 साल पहले हुई जैसे। 11 का गैप अगर आप देखोगे 57 और 11 68 नहीं है, 62 और 11 73, हाँ 62 और 11 73 का दिख रहा है, 62 में 10 जोड़ा 72 73 दिख रहा है। और 69 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 80 नहीं है, 73 11 84 हाँ है। तो ए यहाँ आ सकता है और जे यहाँ आ सकता है, और दोनों अलग अलग जेंडर के भी हैं, ए और जे 73 84, या फिर 62 और 11 73। लेकिन ए बी के संग आ नहीं सकता क्योंकि दोनों लड़की हो जाएंगी, तो 62 73 कैंसिल। तो फिर कौन सा बना था, 84 और 73। तो ए आ जाएगा यहाँ पे और जे आ जाएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में मैंने लड़की रखी है, राइट साइड में मैंने लड़के रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, 75 में 11 86 नहीं है, 81 में 11 92 नहीं है, तो बस यही चीज पॉसिबिलिटी बनेगी, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब के और जी को कनेक्ट करते हैं, के स्टार जी, स्टार मतलब है एक्स वाज नॉट मैरिड टू बाई, तो मतलब के की शादी जी से नहीं हुई, तो के की जी से नहीं तो जी यहां नहीं आएगा, और ए के साथ जी आ नहीं सकता, बी के साथ जी आ नहीं सकता कि दोनों लड़की हो जाएंगी, तो जी आएगा एम के साथ, तो जी और एम की होगी शादी। आई और पी हैश, हैश का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कपल मैरिड आफ्टर वाई, वाई मतलब पीछे वाले के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ कपल मैरिड आफ्टर पी, पी के बाद जितने कपल आ रहे हैं, इज इट टू मोर, वो क्या दो ज्यादा, मतलब एन प्लस टू आएंगे, एन प्लस टू आएंगे, टू मोर देन नंबर ऑफ कपल मैरिड आफ्टर एक्स, आफ्टर एक्स मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कौन है, आई। तो आई के बाद अगर एन नंबर ऑफ कपल्स हैं तो पी के बाद दो उससे ज्यादा आएंगे, तो आई के बाद कपल आ रहे हैं दो, एक कपल और एक कपल दो आ रहे हैं, तो पी के बाद चार आने चाहिए, तो पी के बाद चार, एक दो तीन चार, तो पी की शादी होगी ए से, और पी क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, अब एक लड़का गायब है और एक लड़की गायब है, लड़की कौन सी गायब है, देखो ए बी सी डी, डी रह गई, डी आ गई यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और आई जे के एल एम एन ओ पी, तो आई जे के, ये इस तरीके से बन गया अरेंजमेंट। तो कपल्स आ गए, हस्बैंड वाइफ आ गए, ये सारी वाइफ है ये सारे हस्बैंड है सबके। पजल कैसी लगी बताना, पजल थी इजी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत टफ थी, मतलब मॉडरेट लेवल थी, लेकिन एक बार को ना थोड़ा सा डर लगेगा कि यार ये क्या चीज दी थी, कैसे 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 होगी, लेकिन सॉल्व किया तो आसानी से हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। इसके दो क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या इनके आंसर बनेंगे। अब आता है अपना ये क्या है अपना, ये है अपना क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट, जो कि आपका कहीं ना कहीं आरसी जैसा होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जिसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, जिसको पढ़ना अच्छे से आता होगा, सेंस लगाना आता होगा, वो इन सभी क्वेश्चन को ले जाएगा। जैसे इसमें अजम्पशन बताना है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बताना है आपने, अजम्पशन बताना है, दूसरे में बताना है इन्फ्रेंस बताना है, फिर आपका इफेक्ट और कॉज दे रखा है, फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है, और फिर आपका अजम्पशन है फिर से। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द ऑटोमोबाइल मार्केट इज कंट्रीब्यूटिंग टू स्क्वीज्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। हिंदी में भी पढ़ लो, अगर आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत हो, एग्जाम में ऐसा होता है कि कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप उसको हिंदी में पढ़ लिया करो, क्योंकि आरसी का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश वाला आरसी है, काइंड ऑफ आरसी जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको हिंदी एग्जैक्टली मिलेगी जो उसमें बोला गया है। ऑटोमोबाइल बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक तरफ मुनाफे के मार्जिन को कम कर रही है, तो ये बोल रहा है इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द ऑटोमोबाइल मार्केट इज कंट्रीब्यूटिंग टू स्क्वीज्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑन द वन हैंड। वन हैंड मतलब ये क्या है कि वन हैंड मतलब इस लाइन के लिए बोला है, इंक्रीज से लेके वन हैंड तक, ये इसी लाइन के लिए बोला है।
तो जो कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, किस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके वजह से ना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। अब वो सिंपल सी बात है यार, अगर जैसे मैं एक टाइप का धंधा कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं मान लो हेडफोन का धंधा करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता हूँ, अब मेरे जैसे 5 कॉम्पिटिटर और आ गए, तो अब क्या मैं टिक पाऊंगा अकेला? मैं नहीं टिक पाऊंगा, मुझे क्या है, मुझे कम दाम में बेचना पड़ेगा अगर मुझे सर्वाइव करना है तो वो यही चीज कहना चाह रहा है, वो यही चीज कहना चाह रहा है। फिर यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है बट बेटर डील्स फॉर द कंज्यूमर ऑन द अदर, बट बेटर डील्स फॉर द कंज्यूमर, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर है, उनके लिए एक बेहतरीन डील यहां पे बोला है। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सौदे, जिसमें छोटे खिलाड़ियों द्वारा नए मॉडल पेश करना शामिल है। बट बेटर डील्स फॉर द कंज्यूमर ऑन द अदर, मतलब एक दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उनके लिए बेटर डील है, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर मॉडल्स बाय स्मॉल प्लेयर्स। इस मतलब एक एक तरफ तो क्या है कि भाई देखो इंक्रीज्ड कंपटीशन है, ऑटोमोबाइल मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो छोटे छोटे प्लेयर हैं उनने क्या किया है कि जो उपभोक्ता है उनके लिए बेटर डील लाए हैं। किस तरीके से? एक नए मॉडल को लॉन्च किया है, और मतलब एक नए मॉडल को लॉन्च किया है स्मॉल प्लेयर्स ने, उनको बेहतरीन डील में बेहतरीन डील प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को। ठीक है, एक तरफ ये बात हो गई। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जब वो स्मॉल प्लेयर ऐसा करें तो क्या हो गया, थ्रेटनिंग द ऑटो बिगीज, जो इस ऑटोमोबाइल के बड़े प्लेयर हैं, जो इस ऑटोमोबाइल के जो बड़े प्लेयर हैं उनको थ्रेट कर रहे हैं, होल्ड ऑन द मार्केट। थ्रेटनिंग द ऑटो बिगीज होल्ड ऑन द मार्केट, मतलब जो बड़े बड़े जो प्लेयर है ना, उन लोगों ने जो अपनी पकड़ बना रखी है ऑटो मार्केट में, जो बड़े बड़े प्लेयर है उन्होंने जो अपनी पकड़ बना रखी है ऑटोमोबाइल मार्केट में, उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं यहाँ पे वो। ठीक है, फिर आगे बोला गया है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड इट इज सरप्राइजिंग दैट अ प्रपोजल टू सब्सिडाइज द रिप्लेसमेंट। अब यहां तक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे बोला। होलसेल अगर मैं कह दूं कि कह रहा है कि ऑटोमोबाइल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, लेकिन जो स्मॉल प्लेयर हैं वो नए मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं, और जिससे उपभोक्ता उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि बेटर डील मिल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन लोग को मतलब उनको जो उनकी पकड़ है वो कमजोर कर रहे हैं, है ना, वो उनकी पकड़ को कमजोर कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे बोले जिससे जिससे बाजार पर ऑटो दिग्गजों की पकड़ को खतरा है। अब आगे बोला है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट इट इज सरप्राइजिंग दैट अ प्रपोजल टू सब्सिडाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कार्स विद न्यू वंस। मतलब इस पृष्ठभूमि के खिलाफ ये आश्चर्यजनक है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर पुरानी कारों को नई कारों से बदलने पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया है। इट इज सरप्राइजिंग दैट अ प्रपोजल टू सब्सिडाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कार को रिप्लेस करना विद न्यू वंस इन द नेम ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या आपको ये इतना पार्ट समझ में आ गया पूरा जो मैंने कहा है ना? इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में उसने बोला, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, मतलब ये जो सिनेरियो चल रहा है इसके खिलाफ ये आश्चर्यजनक है, ये मतलब एक मतलब शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि पॉल्यूशन के नाम पे, पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस ने एक प्रपोजल रखा है कि तुम पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस करेंगे नई गाड़ियों से, ये ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसकी सब्सिडी दी जाएगी ऐसा बोला गया है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या अजम्पशंस लगाने हैं, अजम्पशंस हमें लगाने हैं, देखते हैं अजम्पशंस क्या बनेंगे। Which of the following can be an assumption which is implicit in the fact stated in the above paragraph, है ना? तो क्या इसका assumption होगा ये हमें देखना है। देखो पहला assumption कह रहा है pollution control measures taken by the government have dampened the spirit of major auto companies। अगर नहीं समझ में आया, जैसे काफी लोगों को क्या होता है, भैया हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, तो डैम्पन मतलब क्या होता है ना, डैम्पन मतलब क्या होता है, तो यहां से देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों ने प्रमुख ऑटो कंपनियों के उत्साह को कम कर दिया है ना? तो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैव डैम्पन द स्पिरिट ऑफ मेजर कंपनीज। डैम्पन मतलब कम कर देना, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना, है ना? तो ये क्या हम इस चीज को अजम्पशन लगा सकते हैं उसमें से, क्योंकि हमने जो अभी तक पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा, यहाँ पे कहीं भी ऐसी बात नहीं थी कि जो मेजर ऑटो ऑटो कंपनीज है कि उनकी जो स्पिरिट है वो कम हो गई हो या उनको गिरा दिया गया हो, किस वजह से, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर के हिसाब से, ऐसा तो कहीं नहीं दे रखा था उसने। उनको जो डैम्पन हो रहा है, जो उनको खतरा लग रहा है मेजर ऑटो कंपनीज को, वो नए प्लेयर के वजह से लग रहा है, ऐसा था। तो ये तो गलत हो गया।
ये तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है ग्रेटर द कंपटीशन मोर प्रॉफिट टू द कंज्यूमर। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना फायदा होगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर को होगा। अब ये चीज बिल्कुल और बिल्कुल सही है। क्यों? अगर आप इस वाली लाइन को पढ़ते हो यहां पे कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है किसी चीज में मार्केट में, है ना, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है मार्केट में और बेटर डील्स मिल रही है कंज्यूमर को, तो भैया बेटर डील तो तभी मिलेगी जब कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे पढ़ाई के सेक्टर में बात करूं कि रीजनिंग का पहले कोई एक ही टीचर था मान लो, अब वो एक से एक बेहतरीन बढ़ाने वाले 6 टीचर आ गए। अब ये फलाना टीचर 1000 में कोर्स बेच रहा है, तो भैया दूसरा आया उसने कहा कि चलो मैं 999 दूंगा, 1 रुपए कम में दूंगा। तीसरा आ गया वो कह रहा है अच्छा जी मैं 899 में दूंगा। चौथा आ गया वो कह रहा है मैं 799 में दूंगा। पांचवा आ गया वो कह रहा है मैं फ्री में ही दूंगा सब कुछ। और छठा आ गया वो कह रहा है मैं तुम्हारे बगल में बैठ के तुम्हें पकड़ के पढ़ाऊंगा। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रॉफिट तो कंज्यूमर को हो रहा है ना। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ग्रेटर द कंपटीशन मोर प्रॉफिट टू द कंज्यूमर। बात समझ में आ गई? तीसरा देखो जरा, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव शेकन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मतलब सरकार के प्रदूषण नियंत्रण उपायों ने ऑटोमोबाइल उद्योग को हिलाकर रख दिया है। ये कोई सेंस नहीं बन रहा यार, कहां पे ऐसा बोला है, कहां पे उसमें ऐसा अजम्पशन कहां बोला है, कहां मतलब ऐसा क्या क्यों अज्यूम कर लेंगे ऐसी चीज? जब उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो मैं कैसे अज्यूम कर लूंगा ये वाली बात? ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता ना। Private companies are not enthusiastic about replacing old cars with new ones। कोई सेंस ही नहीं बनता, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही है ये वाली बात भी। ये बोल रहा है निजी कंपनियां पुरानी कारों को नई कारों से बदलने के लिए उत्साहित नहीं है। कहीं पे उसने ऐसी बात ही नहीं करी है ना, कुछ भी ऐसा दे नहीं रखा। और नन ऑफ दिस तो वैसे ही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड आपका सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। अगले पे आओ। अब ये भी क्या है, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रेंस विच कैन बी ड्रॉन, जो निकाला जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट स्टेटेड इन द अब पैराग्राफ। जो अब पैराग्राफ में चीजें बोली गई हैं उससे आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या इन्फर कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो? तो देखो ए कह रहा है द स्मॉलर प्लेयर्स हैव गिवन द बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज रन फॉर देयर मनी। अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ोगे, छोटी कंपनियों ने बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है। हैव रन फॉर देयर मनी मतलब ये क्या एक टाइप का फ्रेज हो गया, मतलब कड़ी टक्कर दी है। अगर आप यहां से इस चीज को पढ़ते हो ना कि ये बट बेटर डील्स फॉर द कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर मॉडल्स बाय स्मॉलर प्लेयर थ्रेटनिंग द ऑटो बिगीज होल्ड ऑन द मार्केट, मतलब उनकी पकड़ को मजबूत कर उनकी पकड़ को मजबूत मतलब जो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पकड़ को कम कर रहे हैं जो ऑटोमोबाइल के बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो कौन कम कर रहा है? जो स्मॉलर प्लेयर ने आए हैं ना, जो स्मॉलर प्लेयर नए मॉडल लेके आए हैं वो लोग इनकी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो इन्फर हो पा रहा है, इनडायरेक्टली इन्फर हो पा रहा है, मतलब डायरेक्टली इन्फर हो पा रहा है अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, बी को देखो, बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज कैन compete विद स्मॉलर प्लेयर्स ओनली बाय लॉन्चिंग न्यूअर मॉडल। ये क्या सेंस है भाई? बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज कैन compete विद स्मॉलर प्लेयर ओनली बाय लॉन्चिंग न्यूअर मॉडल। उसने ऐसा मतलब बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां छोटी कंपनियों से तभी मुकाबला कर सकती हैं जब वे नए मॉडल लॉन्च करें। ऐसा कोई सेंस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बिग कंपनी जो है अपने जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनको कम प्राइस में बेचें, है ना, कम प्राइस में बेचें, या फिर जो नए मॉडल ला रहे हैं उनको कम प्राइस में बेचें। जैसे अगर कोई एक्स कंपनी है, उसने एक कार लॉन्च करी 2 लाख की। अब वाई कंपनी है, ये क्या है, ये न्यू कंपनी है। अब वाई कंपनी क्या है, ओल्ड कंपनी है, बड़ा प्लेयर है। अब उसको इस कार को टक्कर देने के लिए, इसके सेम फीचर्स सब कुछ सेम देने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे मतलब कैसे इसको एलिमिनेट करे, कैसे इसकी रेड पीट दे, कैसे इसको मतलब मार्केट से हटा दे कि इसकी नहीं बिके। तो वाई हो सकता है कि 1.5 लाख में लॉन्च कर दे, है ना, वही कार 1.5 में लॉन्च कर दे, वही फीचर्स और थोड़े से कुछ नई चीजें और एक्स्ट्रा कर दे। तो यही तो होता है यार, जब मोबाइल कंपनीज में क्या करते हैं वो लोग, किसी ना किसी को टक्कर देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लाते हैं या फिर दाम कम कर देते हैं। तो बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज कैन compete विद स्मॉल प्लेयर ओनली बाय, तो जब कभी भी ये ओनली शब्द लग जाए ना तो वो तो वैसे ही गलत कर देना, क्योंकि ओनली का मतलब एक नेगेटिव सेंस में जाता है कि केवल ऐसा ही हो सकता है। तो नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता, बहुत सी चीजें हो सकती है होने को। तो ठीक है, सी गिविंग सब्सिडाइजेशन इज द सोल प्रिजर्व ऑफ द गवर्नमेंट। सब्सिडी देना पूरी तरह से सरकार का काम है, सब्सिडी देना पूरी तरह से सरकार का काम है। तो इस चीज को आप ऐसे समझो, ये तो सरकार का काम तो है ना, सरकार का काम तो है।
लेकिन कोई सरकार बाध्य नहीं है इस चीज के लिए कि मैं दूंगा ही दूंगा। सरकार कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई कुछ ला रहा है तब देगा, है ना। तो ये कोई सेंस नहीं लग रहा, इसमें भी उस चीज से रिलेटेड कोई सेंस नहीं लग रहा। अर्लियर देयर वाज नो कंपटीशन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अर्लियर की कहां से बात आ गई, है ना। पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, और नन ऑफ दिस तो वैसे ही करा। तो आंसर इसका केवल और केवल ए बन के आएगा। क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट, आपको एक इफेक्ट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? एक ना प्रभाव दे रखा है, एक इफेक्ट दे रखा है, और उस इफेक्ट के बेसिस पे आपको कॉजेस दे रखे हैं। आपको एक इफेक्ट दे रखा है और उस इफेक्ट के बेसिस पे कुछ प्रोबेबल कॉजेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रोबेबल कॉज दे रखे हैं। अब पहले समझते हैं इफेक्ट क्या है। 3 पीपल ऑन एन एवरेज आर किल्ड एवरी डे, मतलब रोजाना में 3 पीपल एवरेज में मर रहे हैं इन द कैपिटल व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक डेटा जारी किया है जिसके अनुसार हमें पता चला राजधानी में हर दिन औसतन 3 लोग रेल की पटरियां पार करते समय मर जाते हैं। एवरेज 3 लोग मरते हैं। अब उसने बोला संभावित कारण क्या हो सकता है। एग्जैक्टली कॉज नहीं पूछा है, प्रोबेबल पूछा है। प्रोबेबल मतलब एक्सपेक्टेड कॉज पूछा है कि संभावित क्या हो सकता है। तो पहला कॉज कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स अकर बिकॉज पीपल हैव ईयर प्लग्स ऑन व्हाइल क्रॉसिंग द ट्रैक्स एंड आर अनेबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन। दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट कॉज। मतलब मैं ये नहीं कहा कि यही एक कॉज होगा, उसने ये नहीं कहा कि यही क्या होगा, उसने कहा प्रोबेबल क्या होगा। प्रोबेबल मतलब क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है कॉज में। तो ऐसा हो सकता है भाई, हमने कितने देखे हैं आजकल के सिरे फिरे नालायक लोग, दुष्ट लोग, क्या है कि इतने अडिक्टेड हो गए हैं ईयरफोन के, गाने के, रील्स के, रील बनाने के चक्कर में, कि पटरियों पे रील बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गाने सुनते सुनते पटरियों को पार कर रहे कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि फुल वॉल्यूम में तुम सुनोगे तो ट्रेन आ रही है, कहां पता चलेगा? तो सीधे क्या होगा, अब नहीं सुनाई देगा तो फिर तुम कुछ करने लायक बचोगे ही नहीं, नहीं सुनाई देगा तो पहला वाला प्रोबेबल कॉज सही है। सेकंड कह रहा है there is a lack of manned railway crossing which together lead to unmanageable commuters flow within the station। रेलवे क्रॉसिंग पर मानव रहित लोगों की कमी है जिसके कारण स्टेशनों के भीतर यात्रियों का आवागमन अनियंत्रित हो जाता है। जैसे अगर आपने रेलवे क्रॉसिंग देखी होगी तो एक छोटा सा ये रेल की पटरियां हैं, यहाँ पे एक वो ब्लॉक बना हुआ है जिसमें कोई बैठा है या नहीं बैठा भगवान ही जाने, बस एक औपचारिकता के लिए रेलवे क्रॉसिंग है, और एक बैरियर लगा दिया, यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, भैया कोई जाएगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद लोग इतने वो हैं कि उसके नीचे से ही निकल जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। दिख रहा है कि ट्रेन यहाँ आ रही है, स्पीड पकड़ ली तो तुम्हारा कांड हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वहां पे देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है। जैसे ट्रैफिक पुलिस चालान काट देते, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा लगाओ ना, ऐसा कुछ मतलब ऐसा लगाओ कि ऐसे लोग लगाओ स्टेशन के रिलेटेड जिससे लोग वाल के मन में डर आए और वो ऐसा ना करें। तो ये वाली बात भी क्रॉसिंग, ये वाली भी सही बैठ रही है कि रेलवे क्रॉसिंग पर मानव रहित लोगों की कमी है जिसके कारण स्टेशन के भीतर यात्रियों का आवागमन अनियंत्रित हो जाता है। फिर कह रहा है रेल रोड एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज कॉज्ड बाय रेलवे एंड ड्राइवर्स ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन। कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इस बात का। भैया हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, और उसने कहा ऑलवेज, ऑलवेज भी क्या है, एक नेगेटिव बता रहा है ये, मतलब एक एक चीज पे निर्भर हो गया 100% की नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ऐसे कभी ना कॉजेज कोई चीज ऐसे सही नहीं होती, जैसे ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, सब क्या नेगेटिव चीजें दिखाती है, तो ये गलत है। मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स आर ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ ट्रेन्स। बट कोई मतलब है इस चीज का है? उसने क्या कहा था, ध्यान से पढ़ो, कि रेलवे क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहा है। वो डेथ के लिए जो बात कर रहा है वो क्रॉसिंग के टाइम कर रहा है। तो भाई मैं क्रॉस कर रहा हूं और अचानक से ट्रेन भिड़ गई, तो क्या हमेशा जब भी कोई क्रॉस करेगा तभी ट्रेन भिड़ेंगी क्या? कोई सेंस है क्या? कोई सेंस नहीं है यार। पांचवा कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर रन ओवर डेथ्स आर अटेम्प्टिंग टू अलाइट फ्रॉम द कंपार्टमेंट बिफोर द ट्रेन स्टॉप फुली। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले डिब्बे से उतरने की कोशिश करना ट्रैक से टकराने के कारण होने वाली मौतों का सबसे आम कारण है। ये है तो सही, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये हमारे स्टेटमेंट से अलाइन नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट में कहा था क्रॉसिंग की बात कर रहा है, क्रॉसिंग की, और ये उतरने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रोबेबल कॉज ए और बी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? ए और बी। तो मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में बोला है मैनी प्रोफेशनल्स हैव बीन रिपोर्टिंग दैट दे फील डिजी। अब पता है क्या, अब मैंने आपको वही चीज कही थी, आपको अगर इंग्लिश में परेशानी हो तो आप हिंदी में पढ़ लेना एग्जाम में, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि भाई ये डिजी आ गया तो डिजी का क्या मतलब होगा। डिजी का मतलब होता है थकान होना, चक्कर आना, आंखों के नीचे मतलब अंधेरा छा जाना, है ना, ये वो चीज होती है। सॉरी,
Many professionals have been reporting that they feel dizzy because of long working hours and headache as they work for long hours on the computer which is necessary for their jobs. कई पेशेवर रिपोर्ट कह रहे हैं कि उन्हें लंबे समय तक काम करने के कारण चक्कर आते हैं, डिजी मतलब चक्कर आना, और सिरदर्द होता है, हेडेक मतलब सिरदर्द होता है, क्योंकि वे कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं जो उनकी नौकरी के लिए आवश्यक है। ठीक है जी। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं? Small breaks of about 10 minutes or so can be taken every 2 hours to take a stroll. Stroll मतलब मुझे भी नहीं पता, ताकि बीच में टहल सकें। ओके, स्ट्रॉल मतलब टहलना, ड्रिंक वाटर एटसेट्रा इन बिटवीन, पानी पी सके और आदि। अब देखो ना यार, 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, आपको उसमें लंच टाइम के लिए केवल ब्रेक मिलता है। जैसे मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूं तो मुझे तो पता है, जैसे 8 घंटे की जॉब है तो हमें लंच के लिए टाइम मिल गया, तो लंच के लिए टाइम मिल गया, जैसे आधे घंटे का टाइम मिल गया सपोज दैट, है ना। तो यार 8 घंटे की जॉब, सिटिंग जॉब है दिन भर की, 30 मिनट तक इंसान केवल अपना पूरे रिफ्रेशमेंट लिए 7.5 घंटे बावड़े इंसानों की तरह कंप्यूटर के सामने अपनी आंखों को गड़ा के बैठ रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पे उनको हेडेक भी होगा और चक्कर भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि स्मॉल ब्रेक्स ले लिया करें, 10 मिनट्स और सो कैन बी टेकन एवरी 2 आवर। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कि हर 2 घंटे में ले लो यार, हर 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। वो ये तो नहीं करेगा कि हर आधे घंटे में लो या 1 घंटे में लो। तो अगर हर आधे घंटे 1 घंटे में लेंगे तो पता चली जॉब तो हो गई, पहले हम टहल पहल ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे कमजोर लोग फिर करेंगे क्या काम करके। तो हर 2 घंटे में एक तरीके से वाजिब अपना एक्शन है। तो एवरी 2 आवर पे उन्हें चहल पहल कर लेनी चाहिए, ड्रिंक वाटर एट सेकंड, बीच में पानी वानी पी लो, और हाँ बस पानी वानी पी लो और कुछ मत करो, ठीक है। तो मतलब कोर्स ऑफ एक्शन पहला वाला तो सही फॉलो कर रहा है, पहला वाला तो अपना सही कर रहा है। सेकंड कह रहा है नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइजेस कैन हेल्प रिलीव द स्टिफनेस। अब ये स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस का मतलब है अकड़न, स्टिफनेस का मतलब है अकड़न। अब एग्जाम में अगर आप केवल इंग्लिश इंग्लिश पढ़ोगे ना तो पछताओगे, आप हिंदी में देख के उसका सेंस लगा लो हिंदी में क्या बोल रहे हैं। तो नेक और शोल्डर एक्सरसाइज कैन हेल्प रिलीव द स्टिफनेस मतलब अकड़न। तो यहाँ पे अकड़न चकड़न की तो बात ही नहीं करी, अकड़न चकड़न की तो बात नहीं करी, उससे दर्द वर्द हो रहा है, तो ये क्या है कि एक्सरसाइज फैक्सरसाइज क्यों करूं मैं, हट, कोई सेंस नहीं है, ये गलत हो गया। तो केवल और केवल पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सही होगा, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोस, ओनली वन फॉलोस। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए, सही आंसर क्या बनना चाहिए इसका। मैं आपके कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा इसका आंसर क्या बनेगा सही। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई भी चीज में नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना है कैसे करना है, कोई गाइडेंस की नहीं तो आप मेरे से इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।